नमस्ते और हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे जो शायद कई छोटे बिजनेस चलाने वालों या अपना कुछ शुरू करने का सपना देखने वालों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। जरा सोचिए, किसी के हाथ में कमाल का हुनर है, लोग उनके काम या प्रोडक्ट के दीवाने हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस बस एक शौक या छोटी सी साइड इनकम से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहीं से शुरू होती है नताशा की कहानी। नताशा एक बेहतरीन होम कुक थी जिसके बनाए खास मसालों और रेसिपीज के दोस्त और परिवार वाले मतलब कायल थे। उसने शौकिया तौर पर दोस्तों और जानने वालों को अपने हाथ से पिसे खास मसालों के मिश्रण बनाकर देना शुरू किया। बात फैली तो मांग भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो पैसे देकर खरीदना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये सब उसके घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहा, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी दिलचस्प गतिविधि बनकर। फिर कुछ समय बाद एक अजीब बात हुई। नताशा के मसालों की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक दिन उसने पास की किराने की दुकान पर कुछ नए मसाले देखे जिनके नाम उसके नाम से मजेदार ढंग से मिलते जुलते थे, जैसे नटाशाज स्पाइसेस, नट्स किचन सीक्रेट्स वगैरह। पूछने पर पता चला कि ये मसाले अक्सर वही लोग बनाकर बेच रहे थे जिन्होंने कभी न कभी नटाशा के बनाए मसालों का स्वाद चखा था। अब सवाल ये उठता है, क्या नताशा को परेशान होना चाहिए? क्या ये किसी तरह का बिजनेस फ्रॉड या आइडिया की चोरी थी? क्या उसने वाकई कुछ खोया? और अगर हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ कि उसका आइडिया तो बाजार में पहुंच गया, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गई? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, omimai.com द्वारा साझा किए गए कुछ विचारों और नताशा की कहानी के आईने में। हमारा मकसद है छोटे बिजनेस के नजरिए से ब्रांडिंग और पोजिशनिंग की असली ताकत और जरूरत को समझना। बिल्कुल, नताशा की कहानी सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि छोटे स्तर पर काम करने वाले कई लोगों के लिए एक जरूरी सबक है। एक तरह से इन सारे सवालों का जवाब, जैसा कि आपने कहा, ब्रांडिंग और उससे जुड़ी सोच की कमी में छुपा है। और हाँ, नताशा के पास परेशान होने की और शायद थोड़ा सीखने की भी पूरी वजह है। देखिए, हुआ ये कि नताशा को शायद इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अनजाने में एक बिल्कुल नया बाजार खड़ा कर दिया था। ताजे पिसे खास घर के बने मसालों का बाजार, जिनका स्वाद और एहसास बाजार में मिलने वाले आम ब्रांडेड मसालों से बिल्कुल अलग था। उसने अनजाने में ही खाने में खास अपनेपन या पर्सनल टच का एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को दिया। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस नए बाजार का क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों ने उसके आइडिया को, उसके कॉन्सेप्ट को एक तरह से कॉपी किया, उनके मसाले आज दुकानों के शेल्फ पर सजे हैं, जबकि नताशा का हुनर और मेहनत बस एक साइड गिग या छोटा-मोटा काम बनकर रह गया। और शायद वो उसके खिलाफ कोई खास कानूनी मदद भी नहीं ले सकती। ऐसा क्यों है? क्या ये सीधे-सीधे नकल नहीं है? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वो कानूनी मदद इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उसने अपने काम को, अपने मसालों को, अपनी मेहनत को कभी एक औपचारिक पहचान नहीं दी थी। मतलब एक ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बनाई थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो जो कर रही है वो एक बिजनेस बन सकता है जिसकी अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। यहीं पर ब्रांड और ब्रांडिंग की भूमिका सामने आती है। देखिए, ब्रांड सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं है। ये वो पूरी पहचान है जो लोगों को आपके बिजनेस को पहचानने, याद रखने और दूसरों से अलग करने में मदद करती है। इसमें नाम, लोगो, टैगलाइन, रंग योजना, पैकेजिंग, सब कुछ शामिल हो सकता है। और ब्रांडिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाजार में और ग्राहकों के दिमाग में एक ठोस, यादगार पहचान देते हैं। नताशा अगर शुरुआत से ही सोचती तो वो एक अच्छा सा बिजनेस नाम चुन सकती थी, एक साधारण सा लोगो बनवा सकती थी, खास रंग योजना वाले लेबल डिजाइन करके हर मसाले की बोतल या पैकेट पर लगा सकती थी। समय के साथ लगातार इस्तेमाल से यही उसकी ब्रांड पहचान बन जाती। फिर अगर कोई नाट आशाज नाम इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसके पास अपनी पहचान साबित करने और उसे बचाने का एक आधार होता। क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसके पास नकल रोकने का कोई औपचारिक या कानूनी रास्ता लगभग नहीं बचा। उसे शायद अपने बिजनेस नाम और लोगों को ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर भी करवाना चाहिए था, जो उसे कानूनी सुरक्षा देता। ये बात omima.com। अकेले काम करने वाले हुनरमंद लोगों को इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ये उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं कि पहले प्रोडक्ट अच्छा बनाएं और बिक्री पर ध्यान दें?
ये एक आम धारणा है, पर सच्चाई इससे अलग है। प्रोडक्ट अच्छा होना और बिक्री होना तो ज़रूरी है ही बिल्कुल, लेकिन ब्रांडिंग उससे कम ज़रूरी नहीं, खासकर आज के दौर में। इसके कई ठोस फायदे हैं जो सीधे सीधे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला, ग्राहक बनाए रखना, कस्टमर रिटेंशन। सोचिए, जब लोग किसी ब्रांडेड चीज से जुड़ जाते हैं तो वो बार बार उसी को खरीदना पसंद करते हैं। हाँ, सही है। रसोई में अगर किसी खास ब्रांड का मसाला खत्म होता है तो अगली बार शॉपिंग लिस्ट में वही नाम लिखा जाता है ना? बिल्कुल। ब्रांड एक भरोसा बनाता है, एक रिश्ता बनाता है। नताशा के केस में लोग उसके मसाले पसंद तो करते थे, पर उसकी कोई ब्रांड पहचान न होने से वो आसानी से मिलते जुलते नाम वाले दूसरे विकल्पों पर चले गए। दूसरा, विश्वसनीयता और पेशेवर दिखना, क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। एक साफ सुथरी पेशेवर पहचान वाले बिजनेस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। नताशा की बिना लेबल वाली बोतल, चाहे अंदर मसाला कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, उसे किसी दुकान के शेल्फ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल होता। एक अच्छा ब्रांड बिजनेस को गंभीरता और विश्वसनीयता देता है। हाँ। और तीसरा, नए ग्राहक जीतना, विनिंग न्यू कस्टमर्स। जरा सोचिए, अगर आपके बिजनेस का कोई नाम ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं, तो कोई इसके बारे में दूसरों को कैसे बताएगा? लोग कहेंगे वो एक है जो मसाले बनाती हैं। ये काफी नहीं है। एक यादगार ब्रांड नाम और पहचान होने से वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों की आपसी बातचीत से प्रचार होना आसान हो जाता है। लोग आपके ब्रांड का नाम लेकर सिफारिश कर सकते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। ग्राहक बनाए रखना, भरोसा जीतना और नए ग्राहक लाना, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन सवाल ये है कि एक नए बिजनेस को या छोटे स्तर पर काम करने वाले को ब्रांडिंग के बारे में कब सोचना शुरू करना चाहिए? क्या पहले थोड़ा काम जम जाए, बिजनेस चलने लगे, उसके बाद इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी राय में ब्रांडिंग के बारे में बिल्कुल शुरुआत से ही सोचना चाहिए, बल्कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही सोचना चाहिए। अगर कोई बिना एक तय ब्रांड नाम और एक बुनियादी पहचान जैसे लोगों के बिजनेस शुरू करता है, तो वो शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहा है। सोचिए, लोग आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करेंगे? क्या वे कहें, अरे बाजार में एक नया प्रोडक्ट आया है, बहुत अच्छा है, पर नाम याद नहीं आ रहा? हाँ। या वो कहें, हाँ, मैंने ब्रांड नाम का नया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कमाल का है। जवाब बिल्कुल साफ है। बिना नाम और पहचान के मार्केटिंग करना या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। ये को वाकई बहुत ज़रूरी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। और आपने पहचान की बात की, तो क्या ब्रांड की भी कोई अपनी पर्सनैलिटी, अपना एक व्यक्तित्व होता है? जैसे हम इंसानों का होता है, कोई मजाकिया, कोई गंभीर, कोई भरोसेमंद? हाँ, बिल्कुल। इसे मार्केटिंग की भाषा में ब्रांड पर्सनैलिटी कहते हैं। ये इस बारे में है कि आपका ब्रांड लोगों को कैसा महसूस कराता है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसका अंदाज कैसा है। क्या वो युवा, जोशीला और मॉडर्न लगता है, या फिर गंभीर, भरोसेमंद और पारंपरिक? अच्छा। या शायद वो रंगीन, चंचल और बच्चों जैसा है? ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, मतलब आपके टारगेट ग्राहक कौन है, और आप बाजार में अपने आप को कैसे दिखाना चाहते हैं। इसी ब्रांड पर्सनैलिटी के आधार पर फिर लोगों का डिज़ाइन, रंगों का चुनाव, टैगलाइन की भाषा, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट का लहजा, यहाँ तक कि आपके बात करने का तरीका भी तय होता है। जैसे नताशा के मसालों के लिए शायद एक घरेलू, माँ के हाथ के स्वाद जैसा भरोसेमंद या पारंपरिक व्यक्तित्व सही रहता, जो उसकी रेसिपीज की विरासत को दिखाता। लेकिन क्या छोटे बिजनेस के लिए, खासकर जब मालिक ही सब कुछ कर रहा हो, प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक, ये एक अलग से पर्सनैलिटी बनाना और इसे बनाए रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होता? ये सब करने का वक्त और संसाधन कहाँ से आए? ये एक व्यावहारिक चिंता है और बिल्कुल जायज है। शुरुआत में संसाधन सीमित होते हैं, सही बात है। लेकिन ब्रांड पर्सनैलिटी का मतलब कोई बहुत जटिल या महंगी चीज करना नहीं है। ये आपकी अपनी वैल्यूज, आपके काम करने के तरीके और आप अपने ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, उसी में झलकनी चाहिए। अगर नताशा का व्यक्तित्व मिलनसार और मददगार है, तो उसकी ब्रांड पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो सकती है, दोस्ताना, भरोसेमंद। ये उसके पैकेजिंग के डिजाइन में, उसके सोशल मीडिया पोस्ट के जवाबों में या ग्राहकों से सीधी बातचीत में दिख सकता है।
जरूरी नहीं कि इसके लिए बड़ी टीम या बजट हो, बस एक सोच और लगातार कोशिश की जरूरत है। ये आपके बिजनेस करने के तरीके का ही एक हिस्सा बन जाना चाहिए। समझ गए। तो ब्रांडिंग हुई आपके बिजनेस की पहचान बनाना, उसे एक व्यक्तित्व देना। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है omemai.com का, उसमें पोजिशनिंग शब्द का भी जिक्र है। अब ये पोजिशनिंग क्या भला है और ये ब्रांडिंग से कैसे अलग है? नताशा के केस में इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग जुड़े हुए तो हैं, पर एक चीज नहीं है। पोजीशनिंग का लेना देना इस बात से है कि ग्राहक आपके बिजनेस या प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे समझते हैं, उनके दिमाग में आपके बिजनेस की जगह क्या है, खासकर आपके प्रतियोगियों की तुलना में। सोचिए, नताशा क्या बेच रही थी? क्या वो सिर्फ मसाला मिक्स बेच रही थे? शायद। अगर हाँ, तो जैसे ही कल कोई और प्रतियोगी उससे बेहतर या सस्ता मसाला मिक्स ले आया, नताशा का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ग्राहक सोचेगा ये भी मसाला है, वो भी मसाला है, जो सस्ता या बेहतर है वो ले लो। लेकिन अगर हम कहें कि नताशा सिर्फ मसाले नहीं बल्कि घर के बने स्वादिष्ट भोजन का आश्वासन या हर बार गारंटीड बेहतरीन स्वाद बेच रही थी, अच्छा। वो असल में रोजमर्रा की रसोई में खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान और ज्यादा मजेदार बनाने में मदद कर रही थी। उसकी पोजीशनिंग स्वादिष्ट और भरोसेमंद स्वाद की मददगार के तौर पर हो सकती थी। आज वो ये मदद मसालों के जरिए कर रही है, कल शायद वो फ्रोजन ग्रेवी, रेडी टू कुक पेस्ट या फ्लेवर्ड ऑयल बेचकर भी कर सकती है। जब तक वो ग्राहकों के दिमाग में अच्छे स्वाद, आसान कुकिंग, भरोसेमंद फ्लेवर की भरोसेमंद प्रोवाइडर की पोजीशनिंग बनाए रखती है, उसका ब्रांड चलता रहेगा, भले ही उसके प्रोडक्ट बदलते रहें। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहक की एक ज़रूरत या इच्छा को पूरा करने के बारे में है, और ये बात ग्राहक के दिमाग में साफ होनी चाहिए। सोर्स ये भी बताता है कि पोजीशनिंग में ये भी सोचना ज़रूरी है कि आप अपने खास प्रतियोगियों से कैसे अलग दिखना चाहते हैं ग्राहक की नज़र में। नताशा ने ये कभी सोचा ही नहीं। तो आप कह रही हैं कि पोजीशनिंग इस बात पर है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को किस ज़रूरत के समाधान के तौर पर देखता है और आप उसे बाकियों से अलग कैसे पेश करते हैं। ये तो वाकई सोचने का एक अलग नज़रिया है। यानी प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ग्राहक के दिमाग में उसकी वैल्यू क्या बन रही है। अच्छा, अब एक और शब्द जिसका जिक्र था, ब्रांड रिकॉल। इसका क्या मतलब है? ये कैसे काम करता है? ब्रांड रिकॉल का मतलब है याद आना। यानी जब किसी ग्राहक को किसी खास चीज की जरूरत महसूस हो, जैसे पिज्जा खाना है, या वो किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सोचे, जैसे टूथपेस्ट खरीदना है, तो आपका ब्रांड उसके दिमाग में कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आता है। क्या आपका ब्रांड टॉप 2-3 नामों में आता है जो उसे याद आते हैं? अगर हाँ, तो आपका ब्रांड रिकॉल मजबूत है। ये रातों रात नहीं होता, ये हासिल किया जाता है लगातार और बार बार अपने ब्रांड के तत्वों जैसे लोगो, टैगलाइन, रंग योजना, कोई खास जिंगल या आवाज को अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचाकर। ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हो सकता है, कंटेंट मार्केटिंग जैसे ब्लॉग पोस्ट या वीडियो, विज्ञापनों, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, बिजनेस कार्ड्स, यहाँ तक कि छोटे मोटे गिफ्ट्स या मर्चेंडाइज के जरिए भी। लगातार और सही जगहों पर दिखते रहने से ब्रांड धीरे धीरे ग्राहक के दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। ब्रांड रिकॉल की ताकत का एक क्लासिक और शायद सबसे दिलचस्प उदाहरण है फ्रिज। हम सब अपने घरों में रेफ्रिजरेटर को आम बोलचाल में फ्रिज ही कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज शायद रेफ्रिजरेटर का शॉर्ट फॉर्म है, पर ऐसा नहीं है। फ्रिजिडेयर असल में एक अमेरिकी कंपनी का नाम है जिसने 1916 के आसपास दुनिया में पहले सेल्फ कंटेन्ड यानी अपने आप में पूरे रेफ्रिजरेटर को बनाकर बड़े पैमाने पर बेचना शुरू किया था। सच में? हाँ, उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी जबरदस्त और इतनी व्यापक थी कि उनका ब्रांड नाम फ्रिजिडेयर ही धीरे धीरे पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी यानी रेफ्रिजरेटर का आम नाम बन गया। आज 100 साल बाद भी हम उस मशीन को ही फ्रिज कहते हैं। सोचिए, ये है ब्रांड रिकॉल की असली ताकत, जब आपका ब्रांड नाम ही प्रोडक्ट बन जाए। अरे वाह, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फ्रिजिडेयर कंपनी का नाम था? कमाल है। ये तो सचमुच जबरदस्त उदाहरण है ब्रांड रिकॉल का। लेकिन ये सब सुनने में लोगो बनवाना, लेबल छपवाना, शायद ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, लगातार मार्केटिंग करना, ये सब छोटे बिजनेस के लिए, नताशा जैसे किसी व्यक्ति के लिए महंगा सौदा नहीं लगता। क्या ये सब उनके बजट में संभव भी है? हाँ, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है कि इसमें लागत आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत महंगाई हो।
इसे बजट में भी स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है, खासकर छोटे उद्यमों के लिए। कुछ तरीके हो सकते हैं जैसे स्मार्ट डिज़ाइन, लोगो या लेबल डिज़ाइन करते समय कम रंगों का इस्तेमाल करें। इससे प्रिंटिंग की लागत कम हो जाती है, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, स्टिकर हो या पैकेजिंग। सही। डिजिटल का फायदा, महंगे अखबार या टीवी विज्ञापनों के बजाय सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस पर क्रिएटिव और आकर्षक कैंपेन चलाएं। अच्छा कंटेंट बनाएं जो लोग शेयर करें। ये कम खर्च में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। शुरुआत में कैनवा जैसे फ्री या सस्ते ऑनलाइन टूल से भी अच्छे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। कंसिस्टेंसी इज़ की। सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी करें उसमें अपने ब्रांड, नाम, लोगो, रंग का इस्तेमाल लगातार करें। हर चीज़ पर, प्रोडक्ट की बॉटल या पैकेट, बिजनेस कार्ड, ईमेल के नीचे सिग्नेचर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो, दुकान का बोर्ड अगर है तो हर जगह आपकी ब्रांड पहचान दिखनी चाहिए। ब्रांडिंग अनुभव, आपका ग्राहक अनुभव भी आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा है। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं, ग्राहकों की सुनते हैं, तो वो भी आपके ब्रांड की अच्छी छवि बनाता है, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ब्रांडिंग को एक अलग से करने वाला महंगा काम समझने के बजाय इसे बिजनेस चलाने के तरीके का एक अभिन्न हिस्सा मानना जरूरी है। ये एक निवेश है जिसका फायदा लंबे समय में मिलता है। बिल्कुल सही कहा। इसे एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि नताशा जैसी गलती दोहराने से बचना चाहिए। अपने बिजनेस को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, शुरुआत से ही एक स्पष्ट पहचान देनी चाहिए, यानी उसे ठीक से ब्रांड करना चाहिए और साथ ही सोच समझकर उसकी सही पोजीशनिंग करनी चाहिए, ताकि ग्राहक ये समझे कि आप उन्हें बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों से क्या खास या अलग वैल्यू दे रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार यही है कि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट नामों के लिए आरक्षित कोई फैंसी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हर छोटे बिजनेस की ग्रोथ, उसकी पहचान बनाने और बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए बेहद जरूरी और शक्तिशाली औजार हैं। इन्हें नजरअंदाज करना एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। उम्मीद है कि omimai.com से मिले इन विचारों और नताशा की कहानी पर आधारित ये चर्चा उन सभी के लिए फायदेमंद रही होगी जो अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर शुरू करने की सोच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही और जानकारी भरी काम की चर्चाएं लेकर आपके लिए वापस आते रहें। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें और नए विषयों पर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशंस या बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें। और हाँ, जाते रहते आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नताशा की कहानी पर एक बार फिर गौर करें। क्या आपने कभी अपने बिजनेस की पहचान बनाते समय, उसे बाजार में स्थापित करते समय ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है? ब्रांडिंग या पोजीशनिंग को लेकर आपके अपने अनुभव कैसे रहे हैं? क्या कुछ खास सफल रहा या कहाँ मुश्किलें आईं? अपनी कहानियां, अपने अनुभव या ब्रांडिंग और पोजीशनिंग से जुड़े कोई भी और सवाल आप नीचे दिए गए मैसेज बॉक्स या कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके अनुभव जानने में और उनसे सीखने में खुशी होगी। और हाँ, आप किन और विषयों पर अगली चर्चा सुनना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अलविदा।